हे जय भीम साथियों, मैं पंकज कुमार जय हो संविधान के तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। जिन लोगों ने जय हो संविधान का पहला और दूसरा एपिसोड नहीं देखा है, उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले और दूसरे एपिसोड की लिंक दी हुई है। वे जरूर उस लिंक पर क्लिक करके पहला और दूसरा एपिसोड देख ले। इस तीसरे एपिसोड की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बहुत ही खास व्यक्ति से मिलाना चाहता हूं। नागपुर के डिप्टी कलेक्टर के पद पर विराजमान मिस्टर राव तायडे साहब, जिन्होंने अंबेडकर मीडिया और न्यूज भारत के चैनल के माध्यम से सभी लोगों को अपील की है कि इस क्रांतिकारी सीरीज को जरूर देखें। उन्होंने इस क्रांतिकारी सीरीज को शुभकामनाएं देते हुए आगे यह कहा है कि भारत का संविधान ये भारत के रहने वाले सभी जाति संप्रदाय और सभी लोगों के हित का संविधान है। इसी में ही देश में रहने वाले सभी लोगों का उत्थान है। कई लोगों को यह गैर समझ है कि संविधान में सिर्फ एससी एसटी समाज का ही हित है, लेकिन उनकी यह समझ गलत ही नहीं बल्कि पूरी तरह से बेबुनियाद है। संविधान समूचे मानव जाति के और समूचे भारतवर्ष के उत्थान के लिए बनाया है। उन्होंने आगे चैनल से चर्चा करते हुए कहा है कि कुछ नेताओं की संकुचित राजनीति के वजह से संविधान का ठीक तरह से प्रचार प्रसार नहीं हो पाया, इसलिए लोगों में गैर समझ पैदा हुआ है। उन्हें वो गैर समझ संविधान को ठीक तरह से पढ़कर और जय हो संविधान के एपिसोड को नियमित रूप से देखकर दूर करना चाहिए। आगे उन्होंने चैनल को इंटरव्यू देते हुए इस क्रांतिकारी जय हो संविधान के कार्यक्रम को शुभकामनाएं दी है और लोगों से अपील की है कि इस कार्यक्रम को जरूर देखें। आइए उन्होंने दिए हुए इंटरव्यू का कुछ अंश देखते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। मी आज आपल्या यूट्यूब चॅनलचे पंकज कुमार यांचे यूट्यूब चॅनल आहे, त्यांचे आतापर्यंत झाले 2 एपिसोड पाहिले। संविधानाबद्दल जागृती निर्माण करणे हा त्यांचा प्रामाणिक हेतू आहे आणि तो सर्वच भारतीयांचा असायलाच पाहिजे। अशा प्रकारे त्यांची जी आता यूट्यूब मालिका आहे संविधानाबद्दल अवेअरनेस बाबतची, त्याबद्दल मी सर्वप्रथम त्यांना झालेल्या 2 एपिसोडबद्दल त्यांचं अभिनंदन करतो आणि पुढील येणाऱ्या एपिसोडकरता त्यांना शुभेच्छा देतो। खरं तर प्रत्येक भारतीय नागरिकांचं हे आपलं कर्तव्य आहे की आपलं हे संविधान आहे हे आपल्या प्रत्येकासाठी आहे। ते कोण्या एका समाजाकरता किंवा कोण्या एका समूहाकरता नसून ते आपल्या पूर्ण भारतीय परिवारासाठी आहे। आणि खरंच जगातील असं महान संविधान आपलं भारताचं संविधान आहे आणि त्या संविधानानुसार आपला देश सध्या चालतो आहे ह्याचा आपल्याला अभिमान आहे। आणि खरंच आपल्या संविधानानुसार देश चालत असताना त्यावर आपण आपले कर्तव्य, आपल्या जबाबदाऱ्या त्यानुसार जर आपण प्रत्येक नागरिकाने जर पार पाडल्या तर खरंच आपल्या देशाचं भविष्य उज्ज्वल असेल। न्यूज ए भारत आणि आंबेडकरी मीडिया न्यूज चॅनल यांचे जे एडिटर आहेत श्री पंकज कुमार यांना त्यांच्या पुढील यूट्यूब चॅनल करता शुभेच्छा देतो आणि प्रत्येकाने त्यांचं यूट्यूब चॅनल सब्सक्राइब करावं, लाइक करावं आणि शेअर करावं अशी अपेक्षा बाळगतो। तो ये था तायडे साहब का इंटरव्यू। दूसरे एपिसोड में मैं संविधान सभा के स्वरूप के बारे में आपको बता रहा था। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज इस तीसरे एपिसोड में मैं आपको सरदार पटेल के और पंडित नेहरू के आपसी टकराव के बारे में बताने वाला हूं। ये बहुत जरूरी है जानना इसलिए भी कि बाबा साहब संविधान को अपने अनुसार बना पाए भी या नहीं। है नेचर ग्रीन का हैंड वॉश ये मारे हाथों के जम्स करता है प्रोटेक्ट, ये है नेचर ग्रीन का हैंड वॉश ये। विचारों का टकराव। संविधान सभा में कांग्रेसियों में विचारों का परस्पर टकराव था। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रगतिशील और समाजवादी गुट के नेता थे, जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल गैर समाजवादी गुट के नेता कहे जाते थे। दोनों गुटों में भीतरी विरोध था। हर समय इनमें शीत युद्ध सा जारी रहता था। पंडित नेहरू और सरदार पटेल के आपसी संबंधों और विचारों के बारे में विस्तार से बताना जरूरी है ताकि दर्शक संविधान सभा के स्वरूप के बारे में अच्छी तरह से जान सके।
श्री वी शंकर ICS ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि पंडित नेहरू एक प्रकार से सरदार पटेल के प्रभाव और स्थिति से घबराते थे और उनमें छोटेपन की भावना थी। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण, कश्मीरी गोवा संपत्ति संबंधी मौलिक अधिकारों और उद्योग के राष्ट्रीयकरण आदि प्रश्नों पर पंडित नेहरू और सरदार पटेल में गहरे मतभेद थे। सोमनाथ मंदिर का निर्माण, भूतपूर्व नवाब के दीवान द्वारा जूनागढ़ में भारतीय सेना को बुलाए जाने के बाद सरदार जाम साहब और गाडगिल वहां गए, जूनागढ़ गए। अगले दिन 11 नवंबर 1947 को वे सोमनाथ मंदिर के खंडरों को देखने के लिए प्रभास गए। वहां उन्होंने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का निर्णय किया। सरदार ने सार्वजनिक रूप में यह घोषणा की कि भारत सरकार ने सोमनाथ के मंदिर को पुनर्निर्मित कर उसमें शिवलिंग स्थापित करने का निर्णय किया है। जाम साहब और जूनागढ़ प्रशासन ने वहीं पर धनराशि दान की। जूनागढ़ प्रशासन ने प्रभास क्षेत्र को विकसित करने तथा सोमनाथ मंदिर के विकास हेतु उक्त मंदिर को 5000 एकड़ जमीन देने की बात स्वीकार कर ली। आगे के मुंशी बताते हैं, ज्योतिर्लिंग, जो कि शिवजी के 12 लिंगों में से एक है, कि प्राण प्रतिष्ठा के लिए शास्त्रों में संसार के सब भागों से मिट्टी, पानी की बूंदें और टहनियां इकट्ठी करने का निर्देश। अतः हमने विदेशी मंत्रालय द्वारा भारत के विभिन्न राजनीतिक मिशनों से संपर्क स्थापित किया ताकि वे हमें उक्त वस्तुएं भेज सके। अधिकांश मिशनों ने हमारी प्रार्थना मानकर हमें वस्तुएं उपलब्ध कराई। चीन में स्थित हमारे तत्कालीन राजदूत सरदार KM पानीकर ने भी उक्त वस्तुएं भेजी, परंतु उन्होंने शरारतन पंडित नेहरू को लिखा, भारत में जो बातें हो रही है उनका चीनी लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वे हमारे विषय में क्या सोचेंगे, जबकि हम उन देशों के सामने भी अपने को सम्मानित रूप में पेश करते हैं जिनसे हमारा गहरा संबंध है। मंत्रिमंडल की एक बैठक के बाद जवाहरलाल नेहरू ने KM मुंशी को बुलाया और कहा, मुझे आपका सोमनाथ मंदिर के उद्धार का काम पसंद नहीं, यह महज हिंदुज्म को पुनर्जीवित करना है। सोमनाथ मंदिर के बारे में श्री KM मुंशी ने आगे लिखा है, जब जूनागढ़ का पतन हुआ तब उप प्रधानमंत्री के रूप में सरदार पटेल ने प्रतिज्ञा की थी कि भारत सरकार सोमनाथ के ऐतिहासिक मंदिर का जीर्णोद्धार करेगी, रिकंस्ट्रक्शन करेगी। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया कि सरकार के खर्च पर मंदिर का जीर्णोद्धार होगा, परंतु मोहनदास गांधी जी ने सरकार को सलाह दी कि मंदिर का जीर्णोद्धार सरकारी खर्चे पर नहीं करवाना चाहिए। उन्होंने सुझाया कि जनता से इसके लिए पर्याप्त धन एकत्र करना चाहिए। सरदार ने यह सुझाव स्वीकार कर लिया। KM मुंशी आगे लिखते हैं, भारत सरकार ने मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए बनाई गई सलाहकार समिति का मुझे सभापति नियुक्त किया। मेरा प्रयास कारण पत्र ट्रस्ट डीड में भी हाथ था और मैंने योजना को कार्य रूप देने में योगदान दिया। जवाहरलाल नेहरू ने मंदिर के जीर्णोद्धार हेतु काम करने के कारण अनेक बार मेरी आलोचना की और मुझे एक लंबे पत्र में उन्हें लिखना पड़ा कि हर काम आपके दिशा निर्देश में मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णयों के अनुसार हो रहा है। पंडित नेहरू के धार्मिक विचार। पंडित जवाहरलाल नेहरू के धार्मिक विचार कैसे थे, इस संबंध में श्री KM मुंशी ने इस प्रकार लिखा है, एक अन्य घटना जिसका कि मैं चश्मदीद गवाह हूं 1954 में इलाहाबाद कुंभ के अवसर पर घटी। मेले में 2 दिन पहले हम मेले की जगह पर किए गए प्रबंध और तैयारियां देखने गए। मैं तब उत्तर प्रदेश का राज्यपाल था। जब हम संगम पर पहुंचे, पंडित जी ने जीप रोकने को कहा। वे उतरे और संगम के पवित्र जल से मुख धोने लगे। एक संवाददाता हमारी जीप का पीछा कर रहा था। उसने खबर दी कि पंडित जी ने संध्या की थी और अपने यज्ञ पवित्र को धोया था। यह खबर संवाददाता ने अपनी कल्पना में गढ़ी थी। वास्तविकता यह थी कि पंडित नेहरू अधिकांश हिंदुओं की तरह गंगा के प्रति बहुत श्रद्धालु थे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के कारण वे इसे और ही नाम देते थे। वे कहते थे, गंगा भारत की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक रही है। यह सदा बदलती और बहती रही है, फिर भी यह वही गंगा है। यह मुझे हिमालय के उन हिमाच्छादित चोटियों
और गहरी घाटियों की जिन्हें की मैंने प्यार किया है, तथा उन समृद्ध और विस्तृत मैदानों की जिससे कि मेरा जीवन और कार्य शक्ति संबंध है, याद दिलाती है। गंगा मेरे लिए भारत के उस अतीत की प्रतीक और स्मरिका रही है जो कि वर्तमान की ओर आते हुए भविष्य के महासागर की ओर बह रही है। मुझे अपनी महान बपौती के प्रति बहुत अभिमान है और मुझे इस बात का भी ध्यान है कि मैं भी हम सबकी तरह भारत के उस अतीत से, जबकि इतिहास की सुबह हुई थी, निरंतर चली आ रही श्रृंखला की एक कड़ी हूं। उस श्रृंखला को मैं तोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मैं इसे संभालता हूं और इससे प्रेरणा लेता हूं। अपनी इस इच्छा की गवाही और भारत की सांस्कृतिक बपौती के प्रति अंतिम श्रद्धांजलि के रूप में यह प्रार्थना करता हूं कि मेरी चिता की राख का कुछ अंश इलाहाबाद के गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए, ताकि वह उसे भारत के किनारों को धोने वाले सागर तक पहुंचा दे। यदि यह पंडित नेहरू की धार्मिक भावना नहीं है तो मैं नहीं जानता यह क्या है। गोवा के प्रश्न की चर्चा करते हुए श्री KPS मेनन ने अपनी पुस्तक मैनी वर्ड्स में इस प्रकार लिखा है। 1950 में मंत्रिमंडल की विदेशी मामलों से संबंध समिति में गोवा की समस्या पर विचार विमर्श हो रहा था। यह 2 घंटे चलता रहा। लगता था सरदार पटेल को इसमें कोई रुचि ही नहीं है। अधिकांश समय उन्होंने आंखें बंद रखी और लगता था जैसे वे अर्धसुप्त हो। अचानक वे जागे और बोल उठे, क्या हम वहां जाए? यह केवल 2 घंटे का काम है। नेहरू जी ने इस बात का डटकर विरोध करते हुए कहा कि यदि अहिंसा के नाम लेवा हम लोग गोवा में बल प्रयोग करेंगे और इसमें कई अंतरराष्ट्रीय पेचीदगियां दरपेश आएगी। भारत के धैर्य ने भारत के फ्रांसीसियों के मामले में काफी सहानुभूति प्राप्त की है। गोवा भी भारत को ही मिलना निश्चित है। नेहरू की इस बात से सरदार पटेल ने अपनी बात पर जोर नहीं डाला। वे रहस्यमयी ढंग से चुप हो गए। कहा जाता है कि उन्होंने अपने किसी दोस्त से बात करते कहा था कि जवाहरलाल नेहरू जो है वे अपने आप को न सिर्फ महात्मा गांधी के राजनीतिक उत्तराधिकारी समझते हैं, अपितु गौतम बुद्ध का वंशज भी खुद को सिद्ध करते हैं। उपरोक्त चर्चा से पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल के विचार, आपसी टकराव और तनाव का एक चित्र हमारे सामने उभर कर आता है। दोनों नेताओं का यह टकराव संविधान सभा में और भी अधिक प्रबल और जुझारू था। सरदार पटेल समाजवाद विरोधी अपने विचारों में बहुत स्पष्ट थे और वे अपने इन विचारों को बड़े साहसपूर्ण ढंग से व्यक्त भी किया करते थे। उनके कुछ विचार आपको बताने बहुत जरूरी है। राष्ट्रीयकरण। सरदार पटेल के राष्ट्रीयकरण के बारे में विचार कुछ इस तरह के थे। राष्ट्रीयकरण तभी ठीक है यदि सरकार उद्योगों को भली भांति चला सके, किंतु यह कठिन है। न तो हमारे पास इतने योग्य पुरुष हैं और न ही इतने साधन कि हम राज्य प्रबंध ठीक तरह से चला सके। हम अपने बड़े अधिकारी प्रांत को देते हैं, फिर भी प्रशासन को कुशलतापूर्वक नहीं चला पाते। जिनके पास ज्ञान और अनुभव है उन्हें उद्योगों का प्रबंध करने दीजिए और देश की धन दौलत बढ़ने दीजिए। संपत्ति अधिकार। सरदार पटेल के संपत्ति अधिकारों संबंधी विचारों की चर्चा करते हुए द इंडामिटेबल सरदार पुस्तक के लेखक ने लिखा है, संपत्ति अधिकारों के बारे में सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत दृढ़ थे। चूंकि वे स्वयं एक किसान थे, इसलिए उनके लिए भूमि के स्वामित्व के अधिकार पवित्र थे। उनमें किसी तरह का हस्तक्षेप लूट और डकाजनी के समान होगा और उससे गड़बड़ और प्राय अफरा तफरी मचेगी। इसलिए राज्य का कर्तव्य है कि संपत्ति अधिकारों की सब तरह से रक्षा करे। यह ठीक है कि सरकार किसी दुरुस्त जन उपयोगी कार्य के लिए भूमि को अपने अधिकार में ले सकती है, किंतु वह ऐसा तभी करेगी जब वह ठीक मात्रा में उसकी क्षतिपूर्ति कर देगी। संविधान सभा में एक ऐसा भी गुट था जो इस विचारों का था कि यदि संपत्ति के अधिकार से संबंधित संरक्षण दिया गया तो समाजवादी उन्नति में बाधा पड़ेगी, और इस गुट के नेता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। जी हां, सरदार पटेल समाजवादी गुट की धारणा से सहमत नहीं थे। उनका विचार था कि क्षतिपूर्ति की राशि न देकर संपत्ति को सरकार द्वारा लेना
डकाजनी होगी और इससे हिंसात्मक घटनाओं में वृद्धि होगी, जो कांग्रेस के मौलिक सिद्धांतों के विरुद्ध होगा। एक पक्के यथार्थवादी के तौर पर सरदार पटेल का यह दृढ़ विचार था कि मुजारों की प्रगति को भूस्वामियों की लूट खसुट पर आधारित नहीं किया जा सकता। उन्होंने कांग्रेस के 1945 के घोषणा पत्र का हवाला देते हुए जोरदार शब्दों में कहा था कि भूस्वामियों की क्षतिपूर्ति की राशि पूरी मात्रा में मिलनी चाहिए। उनका यह भी विचार था कि यदि विधानसभाओं को भूस्वामियों की संपत्ति हड़प करने की छूट दी गई तो इससे देश की स्थिरता खतरे में पड़ जाएगी। वित्त मंत्री डॉक्टर जॉन मथाई ने सरदार पटेल का न केवल जोरदार समर्थन किया, बल्कि उन्होंने यहां तक धमकी दी थी कि यदि उनके दृष्टिकोण को न स्वीकार किया गया तो वे कांग्रेस मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे देंगे। कांग्रेस संपत्ति अधिकार के विषय पर फूट का शिकार हो गई और इनमें बहुत गर्मागर्मी पैदा हो गई। त्याग पत्रों की बातें भी हवा में फैलने लगी। अंत में यह विचार दो दृष्टिकोणों से संबंधित होकर रह गया। एक तो यह कि क्या क्षतिपूर्ति का अधिकार संविधान में शामिल किया जाए और यदि ऐसा हो तो क्षतिपूर्ति की राशि निर्धारित करने का कार्य विधानसभाओं और प्रशासन को सौंपा जाए। दूसरा यह कि क्या क्षतिपूर्ति का काम न्यायालयों की संतुष्टि पर छोड़ दिया जाए। सरदार पटेल ने इस विषय पर डटकर युद्ध लड़ा और अंत में विजय प्राप्त की। संविधान सभा द्वारा यह बात स्वीकार कर ली गई कि संपत्ति का अधिकार संविधान द्वारा सुरक्षित किया जाए और क्षतिपूर्ति की राशि की दरों के बारे में न्यायालय द्वारा जांच पड़ताल की जा सकेगी। धन दौलत है कहां? सरदार पटेल ने 1950 में अपने भाषण में कहा था, हम चाहते हैं कि धन दौलत का बंटवारा बराबर कर दिया जाए, किंतु वह धन दौलत है कहां जिनका बंटवारा करना चाहते हो? क्या हम चाहते हैं कि संपत्ति का बंटवारा कर दिया जाए? हमने स्वतंत्रता गरीबी का बंटवारा करने के लिए प्राप्त नहीं की। सर्वप्रथम हमें धन दौलत पैदा करनी है। लांछन। एक बार सरदार पटेल ने अपने एक भाषण में कहा था, मुझ पर यह लांछन लगाया जाता है कि मैं राजाओं और पूंजीपतियों का मित्र हूं। मैं प्राय पूंजीपतियों को समझाता रहा हूं कि उनका कर्तव्य क्या है, किंतु मैं नेताओं के प्रचलित स्वभाव का शिकार नहीं हो सकता और न ही मैं राजाओं, पूंजीपतियों व दूसरे लोगों को अकारण ही गाली गलौज करके नेतागिरी करना चाहता हूं। वे आगे कहते हैं कि देश को तोते की भांति समाजवाद रटते जाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि देश को जरूरत है एकता और शक्ति की। पटेल पहली बार जेल गए तो उनको कुछ पुस्तकें मंगवाने की आज्ञा दी गई। सरदार पटेल ने गीता, तुलसी रामायण और गांधी आश्रम की भजनावली की पुस्तकें मंगवाई थी। बंबई में मृत्युशैया पर पड़े सरदार पटेल प्राय गांधी आश्रम भजनावली में से मेरी नाड़ तुम्हारे हाथ भजन आलापते रहते थे।